धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप देखते समझते जानते हैं। तो आप सभी का आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संग जी एज यूजल आपको दिख ही रहा है, हर रोज़ नए नए नाटक हो रहे हैं, हर रोज़ नए नए नौटंकी घटिया से घटिया दर्जे का काम जो बरनावा उत्तर प्रदेश से चल रहा है, और धीरे धीरे ये चीज़ें सामने आ रही हैं और समझ भी आ रही हैं। कल एक वीडियो हमने आपको डाला था, दिखाया था, और उस वीडियो में दिखाया था भी कैसे ये सब जो खेल है ये इसमें, क्योंकि ये सारा खेल ऑनलाइन चलता है, यूट्यूब से चलता है, उसमें उसका रिजल्ट कैसे देखा जाता है, व्यूज़ है, इंस्टाग्राम पे कितने व्यूज़ हैं, कितने फॉलोवर बढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें एक रिजल्ट के पैरामीटर हैं। मतलब कैसे पता चले कि जो यूपी वाला बहरूपिया बोल रहा है वो कितने लोगों तक एक्चुअल में पहुंच रहा है, वो कितने लोग उसको मान रहे हैं, कितने लोग सुनना पसंद कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ डिजिटल है, इसलिए शुरुआत से ही ये आईटी विंग का सेटअप खड़ा किया गया और आईटी विंग को दिखाया गया भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको एमएसजी आईटी विंग कह दो। इनकी स्पेशल मीटिंग ली गई क्योंकि सारा प्रोजेक्शन डिजिटलाइज था, डिजिटल वे में था, और इसका कैलकुलेशन भी डिजिटल होना था, इसलिए आईटी विंग को एक स्पेशल हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया। पर अब हमने एक चीज़ समझने की कोशिश की, क्या वाकई में ये ओरिजिनल है, वाकई में जो चीज़ दिख रही है वो वैसे ही है। तो इस चीज़ को हमने कल आपको एक वीडियो के ज़रिए दिखाया था भी कैसे ये सब कुछ फेक है, मतलब आर्टिफिशियल है, ओरिजिनल नहीं है। तो मैंने सोचा कुछ आपको, क्योंकि कल जो वीडियो डाला हमने तो वो लोगों को समझ नहीं आया भी आखिर ये सब कुछ कैसे चलता है। तो कुछ चीज़ें हम आपको स्क्रीन पे, कंप्यूटर पे दिखा देते हैं तो शायद आपको बेटर क्लैरिफिकेशन हो। तो मैंने थोड़ा सेटअप किया है, बाकी जैसा भी हो आप मंजूर कीजिएगा। तो ये कंप्यूटर है, हो सकता है आपको क्लियर दिख रहा हो। इसमें मैं इसकी थोड़ी ब्राइटनेस कम कर दूं, शायद आपको ज़्यादा क्लियर दिखे, अभी बेटर लग रहा है। तो ये इंस्टाग्राम है, हम इंस्टाग्राम खोलते हैं। ठीक है, अब इंस्टाग्राम पे आप सर्च कीजिए, आपको ये आईडी मिलेगी। इस आईडी में आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे लगभग 4.9 M। अब क्या है कि जो इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं उनको तो नॉलेज है, जो जैसे गांव के लोग होते हैं सीधे साधे, उनको ये चीज़ों की जानकारी नहीं है। तो ये एक वेबसाइट होती है इंस्टाग्राम, कंप्यूटर पे एक तरह की, जिसमें आप क्या अपनी आईडी बनी होती है, जैसे फेसबुक यूट्यूब पे बनी होती है, ऐसी ये इंस्टाग्राम है, इस पे भी बनी होती है। अब इसमें ये दिखाया गया है भी इसमें आज तक 118 बार चीज़ें डाली गई हैं, और 4.9 M का मतलब है 4.9 मिलियन, मतलब 49 लाख, लगभग 50 लाख लोग इस अकाउंट को देखते हैं। जो ये अकाउंट बना हुआ है, ये कहने को, क्योंकि पिता ही ने बनाया था, ये तो हाईजैक किया हुआ है, तो अब इसको जुपी वाले की फ़ोटो लगी है, तो इसको जुपी वाला बहरूपिया का अकाउंट बताते हैं एक बारी। तो आप इसमें देखोगे ये चीज़ें डलती हैं, जैसे अभी वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको, ये भी ताज़ी ताज़ी आई हुई है ये वीडियो। तो ये पता नहीं इसको इतनी ठंड क्यों लग रही है, इतनी जब गर्मी है। तो ऐसे ये चीज़ें आती हैं इसमें, और ये जो वीडियो आपके पास व्हाट्सएप पे आती है वो एक्चुअल में यहाँ डलती हैं। अब हमने देखा भी क्या ये, क्योंकि पिताजी जब थे, तब पिताजी रहे 2017 तक, तब ये इतने नहीं थे, तब मुश्किल से मतलब कह सकते हैं अभी 2-4 लाख 5 लाख लोग ही थे। तो ये अचानक से 49 लाख लोग कैसे हुए गिनती में। तो इसको हम आपको समझाते हैं कि ये 49 लाख असल में फर्जी हैं। तो कैसे पता चलता है ये फर्जी है, अब इसको यहाँ से दिखा देते हैं, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से जब आप खोलेंगे तो आपको आएगा अबाउट दिस अकाउंट। इस अकाउंट को आप खोले, यहाँ पे अबाउट दिस अकाउंट को, तो आपको इसमें दिखाया जाएगा अकाउंट विद शेयर्ड फॉलोअर्स, ये दिख रहा है। तो ये मतलब ये क्या है कि 3 अकाउंट ऐसे हैं जो इस अकाउंट के साथ फॉलोअर शेयर करते हैं, मतलब उस अकाउंट से भी फॉलो करते हैं और इस अकाउंट को भी फॉलो करते हैं। अब ये 3 अकाउंट कौन से हैं वो भी देखो, ये 3 अकाउंट है। अगर आप इसको खोलेंगे तो जैसे मैं इसे खोलता हूँ,
तो देखो इस अकाउंट में लगभग 51 लाख लोग जुड़े हैं इस अकाउंट में। और अगर मैं दोबारा से जाना पड़ेगा, तो हम ये दिखाएं, जब ये दूसरा अकाउंट आप खोलेंगे ये वाला, इसमें कितने 21 लाख लोग जुड़े हैं। और ये अकाउंट ऐसा नहीं है, ये फर्जी अकाउंट है। आप देखोगे ये अकाउंट कोई इंडिया का अकाउंट नहीं है, कोई पिताजी को किसी सत्संगी का नहीं है। ये पुराने फोटोज इसने कोई डाले हुए हैं इंटरनेट से उठा के, ये फर्जी अकाउंट है, कोई सेलिब्रिटी नहीं है भी अकाउंट वाला बंदा, ये फर्जी है। लेकिन जब यही चीज आप इसमें खोलोगे तो आपको क्या दिखेगा, अकाउंट विद शेयर्ड फॉलोअर्स। अब इसमें ये नाम दिखाई देगा, क्या लिखा है इसमें, गौर से देखो, 78%। मतलब जो इस 21 लाख में से 78%, तो करीब करीब 15 लाख लोग मान सकते हो आप, 15 से 16 लाख लोग। 21 लाख में से 16 लाख लोग जो इस अकाउंट को फॉलो करते हैं वो इस यूपी वाले के अकाउंट को भी फॉलो करते हैं। मतलब ये बंदा, ये जो फर्जी अकाउंट है, इसके देखो, इसने सिर्फ इसको ये यूपी वाले को सर्विस नहीं दी, इसने कितने लोगों को अपनी सर्विसेज दी हैं। आप देखोगे ये सारे बंदों को इसने अपनी सर्विसेज दी हैं अलग अलग। और इसमें यूपी वाले का भी आता है अकाउंट, हाँ भाई, इसमें 78%, मतलब 21 लाख लोग जो हैं वो इस अकाउंट के मतलब 21 लाख में से लगभग 21 लाख दिखाई दे रहे हैं। 21 लाख में से 16 लाख लगभग लोग ऐसे हैं जो यूपी वाले अकाउंट को भी करते हैं। मतलब अगर उसमें जो 49 लाख दिखाई दे रहे हैं उसमें से 16 लाख तो इस फर्जी अकाउंट से आए हैं। तो आप अंदाज़ा लगाओ भी कितना बड़ा झोल है ये भी। 16 लाख तो यहाँ से आए, और अगर हम और पीछे जाएंगे और हम तीसरा अकाउंट चेक करते हैं, इसमें तीसरा अकाउंट ये वाला है जो यूपी वाले के अकाउंट से जुड़ा हुआ है। इस तीसरे अकाउंट को जब आप देखेंगे इसमें कितने 36 लाख लोग हैं, दिख रहा है 36 लाख लोग। और ये भी अकाउंट फर्जी है, ऐसा नहीं है। आप ये देखो इसमें कोई ब्लू टिक नहीं है, ये कोई ऐसा मेन कोई सेलिब्रिटी नहीं है, इस नाम का कोई बंदा एग्जिस्ट नहीं करता। ये फर्जी अकाउंट है, सिर्फ फालतू के इंटरनेट से उठा के इसमें वीडियोस फोटोज डाली गई हैं। ये भी एक फर्जी अकाउंट है जो इस तरह की सर्विसेज जिसके जरिए दी जाती हैं। और इसको जब आप इसके अकाउंट को देखेंगे, आप देखो इसमें भी ये 12 लोगों को सर्विस दे रहा है, और लगभग ये वही लोग हैं जो पिछले अकाउंट वाले थे। और इसमें ध्यान से देखो क्या लिखा है, 58%। मतलब जो 36 लाख में से 58%, मतलब करीब करीब 21 लाख लोग अब जो इस अकाउंट को फॉलो करते हैं और यूपी वाले के को भी फॉलो करते हैं। अब 21 लाख तो आ गए इस अकाउंट से, और 16 लाख आ गए लगभग उससे, तो 49 लाख में से करीब करीब 37 लाख लोग तो वो हैं जो फर्जी हैं। तो आप बताओ भी, ये जो डंडोरा पीटते हैं जी 1 लाख हो गए, 10 लाख हो गए, फिर हम केक काटेंगे वगैरह वगैरह, तो भी जब इसमें से 49 में से 36 लाख 37 लाख लोग तो वो हैं जो फर्जी हैं। और ये बात इंस्टाग्राम की वेबसाइट से ही आपको पता चल जाएगी। इसके अलावा बाकी जो 14-13 लाख बचे वो असली हैं या नहीं, इसका भी आपको कुछ अंदाजा आपको दिखाते हैं कैसे है। इसमें तीसरा जो अकाउंट है ना, ये अकाउंट, इसमें क्या लिखा है देखो, 59% ऑफ, मतलब जो यूपी वाले के 59% चेले इसमें बने हुए हैं वो इस अकाउंट को भी फॉलो करते हैं। और ये कौन से सेलिब्रिटी का अकाउंट है, ये किसी सेलिब्रिटी का अकाउंट नहीं, ये फर्जी अकाउंट है। और इसमें भी देखो 51 लाख लोग जुड़े हैं। तो आप अंदाजा लगाओ कि इसके 51 लाख में से 25-26 लाख लोग यूपी वाले के अकाउंट को भी फॉलो करते हैं। तो ये फर्जी वाला आपका इंस्टाग्राम पे जो ये 50 लाख लोग दिखाते हैं ना, 6 करोड़ 50 लाख, हमारे 50 लाख बंदा तो हमारा जी इंस्टाग्राम पे ही जुड़ा है, तो ये सब नौटंकी चल रही है। अब हम आगे, जो हनीप्रीत है ना, उसने
हनीप्रीत का भी देख लेते हैं चिट्ठा भी क्या है ये। अब इसमें कितने लोग हैं, इसमें 11 लाख लोग जुड़े हैं। अब इसको भी आप गौर से समझना ये क्या है। इसने अभी क्या हुआ, आप ये वीडियो देखो इसका। इसने क्या किया है, इस जब 10 लाख लोग पूरे हो गए तो इसने ये केक काटने वाला वीडियो इसका आया है। आपने देखा होगा ये वीडियो। 10 लाख लोग जब पूरे हुए तो इसने ये केक काटने का ड्रामा किया। और उसके बाद एक आप उसको इसमें यूपी वाले की हरकत भी दिखा देते हैं जो आपने देखी होगी वीडियो में। अब ये देखो ये केक काट रहा है और कैसे यूपी वाले ने मौका देखते ही इसका हाथ ऊपर से पकड़ लिया। वो हाथ छुड़ाने की कोशिश भी कर रही है लेकिन बेशर्मी है ज़बरदस्ती। और किस तरह से, मतलब इस तरह से हाथों से उठा के इसके मुंह में डालेगा और उसके बाद इसके सिर पे भी हाथ, वही गंदा हाथ रख देगा। तो ये जो देखा होगा ये दरअसल किस चीज़ की खुशी मनाई गई थी भी, यहाँ पे 10 लाख लोग जी हमारे साथ जुड़ गए। अब ये 10 लाख लोग क्या 11 लाख लोग असली हैं या नकली हैं, चलो ये भी जांच लेते हैं। तो जब आप हनीप्रीत का अकाउंट खोलेंगे तो इसमें आपको एक चीज़ दिखाई देगी, अकाउंट विद शेयर्ड फॉलोअर्स। अब ये तो हनीप्रीत के कंट्रोल में नहीं है वरना इसे छुपा लेती। अब जब इसे खोलोगे तो इसमें क्या लिखा है, 59% हनीप्रीत के 11 लाख में से तो लगभग 6 लाख या 7 लाख, 6-6.5 लाख लोग आप लगा सकते हैं। तो 6-6.25 लाख लोग जो हैं वो यूपी वाले या पिताजी वाले अकाउंट को भी फॉलो करते हैं। मतलब हम ये मान लें कि जितने लोग हनीप्रीत के अकाउंट को फॉलो करते हैं, क्योंकि हनीप्रीत ने कोई दुनियादारी में तो कोई कारनामा किया नहीं है, इसको जितने भी लोग जानते हैं पिताजी की वजह से जानते हैं। तो लगभग जो 11 में से 6 लाख लोग ऐसे हैं जो इसके अकाउंट को भी फॉलो करते हैं और जो पिताजी वाला अकाउंट है यूपी वाला जिसे इस्तेमाल कर रहा है उस अकाउंट को भी फॉलो करते हैं। मतलब 6 के बाद 5 लाख लोग ऐसे हैं जो इसमें फर्जी हैं। तो आप अंदाज़ा लगाओ भी 11 लाख में से 5 लाख तो फर्जी हैं। अब ये 5 लाख जो फर्जी हैं ये कहाँ से आए, ये आपको पता ही है, ये आप जैसों के जो परमार्थ है। तो अब ये केक काटने की जो नौटंकी है कि मेरे 10 लाख लोग मेरे फैन हो गए या मेरे को पसंद करने लगे इंस्टाग्राम पे, वो सब नौटंकी किस लिए है, वो सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर ये दिखाना है भी यूपी वाला कितना बेशरम है। क्योंकि उसने चेहरा हजूर पिताजी का लगाया है इसलिए वो हजूर पिताजी का नाम बदनाम होता है। तो ये क्या, ये सब झूठ का बाजार है। जो नकली लोग हैं, जो लोग है ही नहीं, ये क्या है, कंप्यूटर है। कंप्यूटर में आपने एक आईडी बनाई, ऐसे बाजार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की आईडी बना के रखते हैं। वो कहेंगे जी इतने पैसे दे दो, हम आपके ये 11 लाख के 15 लाख कर देंगे। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि इंस्टाग्राम तक ही है, अभी मैं आपको यूट्यूब का भी दिखाता हूँ इनका। अगर आप अब यूट्यूब खोलते हैं तो यूट्यूब में आपको यहाँ दिखाते हैं यूपी वाले का भी। ये यूपी वाले ने अकाउंट बना रखा है अपनी फ़ोटो लगा के, पिताजी वाले अकाउंट को हाईजैक किया हुआ है। तो इसका आपने देखा होगा ये वीडियो आया अचानक अभी अभी, ये कहाँ गया, ये आशीर्वाद माऊ का। अब ये वीडियो आप खोलो, इसमें कितने आपको दिखेंगे, तो करीब करीब दिखाई दे रहा है क्या, हाँ इसमें आपको दिख रहा है एक दिन के अंदर 5.6 मिलियन 56 लाख लोगों ने ये गाना देख लिया। ये नौटंकी करेंगे और सच कहूं में भी बढ़ा चढ़ा के दिखाएंगे। तो क्या वास्तव में 56 लाख लोगों ने देखा है एक दिन में, ये दिख रहा है ना 56 लाख लोगों ने, कितना है 56,04,379, और ये एक दिन के अंदर है। 19 फरवरी को डाला है तो आज 20 फरवरी है। अब ये आपको पता कैसे चले ये फर्जी है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको बैक जाओ। जब आप गूगल को चेक करोगे तो आप इसमें जाओगे होम में, तो आपको ये दिखेगा ट्रेंडिंग वीडियोस में, क्योंकि ये म्यूजिक वीडियो, जरा म्यूजिक वीडियो को खोलो। अब म्यूजिक ट्रेंडिंग वीडियो कौन से हैं जो इंडिया में सबसे ज़्यादा चल रहे हैं, तो आप देखो 7 दिन पहले ये वीडियो है नंबर 1 पे जो चल रहा है। 7 दिन पहले आया, करीब करीब 5 करोड़ 20 लाख लोगों ने देखा है। 6 दिन पहले आया 1 करोड़ लोगों ने देखा है। 4 दिन पहले आया 1 करोड़ लोगों ने देखा है। 4 दिन पहले 59 लाख लोगों ने देखा है।
ठीक है, और 7 दिन पहले 78 लाख लोगों ने देखा है, एक दिन पहले 17 लाख लोगों ने। अब ये कौन से नंबर पे है, देखो कुड़ी चमकीली वाला, अब इसको गिनो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। इसको हम खोलेंगे तो आप नीचे देखना, इसमें बकायदा ये यहाँ पे लिखा आता है कि नंबर 6 ऑन ट्रेंडिंग फॉर म्यूजिक, मतलब एक दिन में 17 लाख लोगों ने देखा है, सॉरी 1 करोड़ 70 लाख लोगों ने। तो ये 6ठे नंबर पे। अगर हम इससे नीचे जाएं, चलो यूपी वाले के बराबर का हम देख लेते हैं, तो ये है, ये 3 दिन पहले करीब करीब 48 लाख लोगों ने देखा है, तो ये तो इसके बराबर का हो गया। ठीक है, अब इसको जब आप देखोगे तो इसमें क्या दिखा रहा है, 8वें नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। कब, 3 दिन पहले डाला गया 48 लाख लोगों ने। तो जब यही चीज हम यूपी वाले के उसमें देखते हैं, और यूपी वाले का जब आप गाना खोलोगे, 3 दिन में 47-48 लाख लोगों ने देखा, तो वो 8वें नंबर पे इंडिया में चल रहा है। जबकि यही वीडियो जब आप यूपी वाले का खोलोगे तो ये कितना, एक दिन पहले 56 लाख लोगों ने, मतलब लगभग 11 लाख लोगों ने या 9 लाख लोगों ने फालतू देखा है। उसके बावजूद क्या कहीं ट्रेंडिंग में है। इसका मतलब क्या है कि जो ये लोग दिखाए जा रहे हैं 56 लाख लोग, ये जेन्युइन नहीं है। ये यूट्यूब कोई राह चलती कंपनी नहीं है भी, जो मतलब आप कोई भी कहानी कोई भी तरीके से व्यूज बढ़ाओगे तो ये भांपेगा नहीं। तो इनके अपने सॉफ्टवेयर ये भांप जाते हैं भी कितना काम फर्जीवाड़े से हो रहा है, कितना जेन्युइन हो रहा है। तो करीब करीब ये आपको समझ में आए भी ये सब फर्जीवाड़ा है। ये 56 लाख लोग है ही नहीं। अगर होते तो ये ट्रेंडिंग में करीब करीब 3रे या 4थे नंबर पे ये गाना ट्रेंड कर रहा होता। क्योंकि डेरा में ऐसा नहीं है कि पिता जो सत्संगी हैं वो वर्ल्ड वाइड है, वो बहुत सारी जगह पे चलते हैं। आप और छोड़ो, फेथ वर्सेस वर्डिक्ट हमारा ये जो फेसबुक पेज चलता है, इसके भी हम चेक करते हैं तो करीब करीब 19 से 20 देशों में ये चलता है, जिसमें कम से कम एक देश में 50 लोग इसको देखते हैं। तो आप अंदाजा लगाओ, जब फेथ वर्सेस वर्डिक्ट 20 देशों में 50-50 लोग कम से कम हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया कनाडा में तो 100, 125, 150 से ऊपर है, तो क्या यूपी वाले के वीडियोस कोई नहीं देखता? जिसका वीडियोस तो मीडिया वाले भी प्रमोट कर देते हैं, जो भी है। और उसके बाद अभी इसने एडवर्टाइजमेंट भी लगा रखी है, वो हमने आपको दिखाया कि जो हमारा यूट्यूब पेज है, यूट्यूब वाला चैनल है द फेथ टाइम्स, उसके ऊपर इसकी ऐड भी आ रही है। मतलब इसने इसको प्रमोट भी किया हुआ है पैसा लगा के, ऐड देके भी मेरा गाना देखो, मैं इसलिए मैं यूट्यूब को पैसा दूंगा इस काम के लिए। तो जब ये सारी चीजें पेड हैं, सब कुछ फर्जी है, तो फिर आप कैसे यकीन करो भी ये जो दिखाया जा रहा है वो सब ओरिजिनल है? ये सब फर्जीवाड़ा है। ये आपको लग रहा है भी इतने लाख लोग, इतने हजार लोग देख रहे हैं, ये असल में कोई नहीं देख रहा है। ये सब सिर्फ आपको फर्जी तरीके से दिखाया जा रहा है। और यही चीज हमने आपको इसमें दिखानी थी कि आप समझो भी कोई ये प्रोजेक्शन क्या है, और आखिर इनको ये सब करना ही क्यों पड़ रहा है, ये फर्जीवाड़ा। इसलिए क्योंकि ना तो इनके प्रोग्राम में संगत जाने में इंटरेस्टेड है, ना इनकी बात सुनने में इंटरेस्टेड है, और ये सिर्फ जबरदस्ती अपनी बात थोप रहे हैं। और ये दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं भी हमारी बात लाखों करोड़ों लोगों तक जा रही है, जबकि ये हजारों में भी गिनती ढंग से नहीं है। पर क्या है कि हर चीज आजकल डिजिटल पॉसिबल है। ये इसीलिए जब इनको फिजिकली सत्संग में कहीं बंदे को इकट्ठा करना होता है, वहां जब संगत नहीं आती तो फिर मनरेगा के वर्करों को, लेबर चौक से लेबर को, या कोई ईंट के भट्ठे की लेबर को, इस तरह से भी लोगों को इकट्ठा करके ये अपने प्रोग्राम में लेकर जाते हैं। थोड़ी भीड़, वो भी क्या कैमरे से दिखानी है। जैसे अब सिरसा में 25 जनवरी को 1,70,80 हजार बंदा आया, उनको बैठा दिया तरीके से, शेड खाली कर लिया, बाहर ओपन मैदान में ड्रोन उड़ाया और उस 70-80 हजार को 1.5 करोड़ बता दिया। मतलब आप लगाओ पुलिस के रिकॉर्ड के हिसाब से 70-80 हजार है, चलो पुलिस ने कम कैलकुलेट किया, 1 लाख मान लेते हैं। पिताजी बोलते हैं भी 1 एकड़ के अंदर मैक्सिमम 18,000 बंदा बैठता है, लेकिन इसने जो कैलकुलेशन दिखाई उसमें तो 1 एकड़ में 1.25 लाख लोग बिठा दिए। तो जिस तरह से इसने कैलकुलेशन दिखाई, तो ये सारा फर्जीवाड़ा किस लिए है? ये फर्जीवाड़ा क्या है? प्रोजेक्शन दिखाने के लिए है कि पता नहीं हमारा कितना बड़ा प्रभाव है, हम कितने प्रभावशाली हैं।
असल में सात संगत कहाँ खड़ी है वो आप सबको एक्चुअल पता है, लेकिन क्या है कि वो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, अभी बोले ही कौन। तो ये चीज़ अब क्या करते हैं, भी लोग बोलते हैं भी यार जी इतना बड़ा फर्जीवाड़ा है, हाई कोर्ट है, क्या नीचे सीबीआई कोर्ट है, क्या इतना बड़ा फर्जीवाड़ा सरकार कर देगी तो ये हो ही नहीं सकता। अभी कोर्ट भी तो है, कोई कानून नाम की चीज़ भी तो है, तो क्या ये फर्जीवाड़ा सरकार कर देगी ऐसे? ये इतना आसान थोड़ा ही है। लोग अक्सर आपके मन में भी सवाल आएगा, आपका सोचना जायज़ है। अब हम आपको बता दें होता कैसे है। अभी थोड़े दिन पहले आप अब लगातार मीडिया में न्यूज़ में देख रहे होंगे, खासतौर पे जो सोशल मीडिया में न्यूज़ आती हैं, एक अडानी नाम सुना होगा आपने। अडानी क्या है, एक बिजनेसमैन है इस देश का, और वो बिजनेसमैन है जो मोदी राज में, मतलब जो बीजेपी की गवर्नमेंट आई है 2014 के बाद, उसमें ये इसके पास बहुत कम पैसा था, लेकिन ये इतना पैसा कमाया इसने कि ये वर्ल्ड के अंदर दूसरे नंबर का अमीर बन गया। मतलब वर्ल्ड में दूसरा नंबर आ गया इसका अमीरी में, इतना पैसा आ गया। तो अब जब इतना पैसा आ गया, तो किसी कंपनी ने देखा, जो अमेरिका की कंपनी है, भी ये इतनी जल्दी अमीर कैसे हो रहा है। तो उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करी, और रिसर्च करके पता चला भी ये सब हवा में कंपनी बनाई जा रही है, हवा में सब कुछ हो रहा है, और तरीके से मतलब एक आदमी को फर्जीवाड़े से अमीर बनाया जा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि ये कितना बड़ा घोटाला था कि आप मान लो 100 रुपये का नोट होता है, अब एक आदमी के पास 100 रुपये का नोट है, देसी भाषा में हम आसान लफ्ज़ों में समझें, 100 के आगे एक जीरो और लगा दो, 1000 रुपया हो गया, एक और लगाओ 10,000 हो गया, एक और लगाओ 1 लाख हो गया। अब 1 लाख हो गया जिसमें 100 के 1000 के 100 नोट आएंगे, 1 लाख रुपया वो होता है। अभी तो 1000 का नोट है नहीं, मान लो 2000 के 50 नोट आएंगे। चलो इसके बाद इसके आगे 7 जीरो और लगा दो। जब 7 जीरो और लगाओगे तो ये कितना आएगा, 1 लाख करोड़। मतलब 1 लाख हो गया, उसमें 1 लाख, 1 के आगे 5 जीरो, फिर आगे 7 और, तो लगभग 1 के आगे 12 जीरो लगाओ। इतना पैसा गुणा में 5, मतलब 5 गुना आगे और 5 से 7 लाख करोड़ रुपया हवा में, मतलब देश की जनता का हवा में लूट के इस आदमी को दे दिया भी तेरी कीमत, तेरे सामान की हमने कीमत लगा दी। मतलब आपके घर में कोई सामान पड़ा, आपने 100 रुपये में खरीदा, और वो सामान की कीमत कोई 1000 रुपया लगा दे। ऐसे ही जो अडानी के पास सामान था वो मान लो था मतलब 100 रुपये का, तो सरकार ने उसकी कीमत 1 लाख रुपया लगा दी। तो 100 रुपये की चीज़ वो 1 लाख रुपए में एक तरह से बेच रहा है। ऐसे करते करते उसके पास 5 लाख करोड़ रुपया फर्जीवाड़े का इकट्ठा हो गया। और इतनी अमीरी दिखा के यहाँ तक बस नहीं हुई, इतनी अमीरी दिखा के जो उसका भाई था, जो भारत के सरकारी रिकॉर्ड में कोई खास पैसा नहीं कमा रहा है, लेकिन इंटरनेशनल रिकॉर्ड में वो आदमी घर बैठे बिठाए एक दिन के अंदर 102 करोड़ रुपया डेली कमाता है। छोटी बात है हवा में, मतलब आप घर बैठे बिना कुछ करे एक दिन के अंदर 100 करोड़ ही मान लो, 100 करोड़ डेली कमाएं, और फिर वो सारी अमीरी दिखा के आप बैंक से, किसी इंटरनेशनल बैंक से 6 से 7 हजार करोड़ का लोन भी ले लें। तो जब इतना बड़ा फर्जीवाड़ा चल सकता है, और इस सब को चलाने के लिए भाजपा का सरकार में होना ज़रूरी है, तो सोचो उस सरकार को बचाए रखने के लिए क्या 5-7 लाख का आवाज़ निकालने वाला सॉफ्टवेयर नहीं तैयार किया जा सकता? जब इतना बड़ा झोल ये कर सकते हैं, तो उस सरकार को बचाने के लिए 5-7 लाख का सॉफ्टवेयर तैयार करना कितनी बड़ी तोप है। तो लगता है भी ना जी सरकार कर नहीं सकती, जब इतना सब कुछ कर सकती है तो ये भी कर सकती है। तो खैर ये सारी चीज़ आपको समझ आनी चाहिए, जल्दी आए, आसानी से आए तो अच्छी बात है। और फिर आपको लगे भी आखिर ये सब कुछ करने की ज़रूरत क्या है? क्या डेरा रस्ताल में चला गया था? अभी क्या, जब यूपी वाला, जब हम कहते थे ये पिताजी जेल में हैं जी, देखो जी, तब क्या था, पैसा इकट्ठा करना था, लो जी नाम चर्चा में भीड़ इकट्ठी करके दिखा देते थे। लोग कहते हैं जी संगत आना छोड़ गए, देखो इतनी आ रही है, पहले से भी ज़्यादा आ रही है। जब संगत पहले से ज़्यादा आ रही थी, पहले से ज़्यादा सेवा कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, तो फिर यूपी वाले को लाने की ज़रूरत क्या थी?
और इतना सब कुछ करने की ज़रूरत क्या थी? ये भी है कि डेरा तो कोई पिछड़ नहीं रहा था। चलो अगला कल को कहें जी हमें तो नौटंकी करने की ज़रूरत पड़ गई थी क्योंकि डेरा संभालना था। डेरा बिगाड़ कौन रहा था? कोई बिगाड़ तो रहा नहीं था, तो संभालने की ज़रूरत कब आई? इसलिए क्योंकि लोग इनके जो तमाशे थे उन पर भरोसा नहीं कर रहे थे। जो ये पैसा मांगते थे वो पैसा दे नहीं रहे थे। जो हुक्म के नाम पे, सेवा के नाम पे इलीगल काम, गैर कानूनी काम करवाए जाना, किसी की भी गाड़ी मांग लेना, किसी की गाड़ी में कोई भी सामान भेज देना संगत सेवा के नाम पे, वो सब जो था वो धीरे धीरे बंद हो रहा था। इसलिए अपनी साख बचाए रखने के लिए इनको यूपी वाले को बाहर लाना, नौटंकी करना जरूरी था। ये तो है। और इसके आड़ में गद्दी बदलवाना, गद्दी हासिल करना, डेरे के कागजात बदल दिए गए, पिताजी की आईडी बदल दी गई, सब कुछ कर दिया गया। तो क्या इस सबसे सरकार का क्या फायदा था? सरकार का फायदा यहाँ से नहीं था। ये फायदा तो एडम ब्लॉक का, हनीप्रीत का था। और शाही परिवार को डेरे से बाहर निकाल देना, उनकी जो अस्तित्व है उनका वो खत्म करने की पूरी कोशिश की, सब कुछ किया, अभी खत्म ही लगभग कर ही दिया है। तो ये सब करना, प्रॉपर्टी हड़पना डेरे की, ये सब चल रहा है। तो जब सरकार 5-5, 6-6 लाख करोड़ के घोटाले कर सकती है तो उसको 500-700 करोड़ के डेरे की प्रॉपर्टी क्यों खाने को पड़ रही थी? जब इतना बड़ा कांड हो ही रहा है तो वो ठीक है, फिर इसमें क्या जरूरत थी? लेकिन ये यहाँ तक सीमित नहीं था। असल में क्या है कि आप इसका सिक्के का दूसरा पहलू देखो। सिक्के का दूसरा पहलू आपको पंजाब में दिखाई देगा। पंजाब में क्या है, जून के अंदर यूपी वाला सबसे पहले आता है। अभी क्या है कि क्या साजिशों में कभी इत्तेफाक नहीं होते, ये आप हमेशा ध्यान रखना। इत्तेफाक का मतलब क्या होता है, कईयों को, पंजाबी वालों को ना बताओ भाई। साजिश क्या है भी, एक काम मैंने किया, कुदरती का बाय चांस ये काम उसने भी तभी कर दिया। लेकिन जब ये साजिश के तहत हो रहा होता है तो अब इसको बाय चांस नहीं कहते, तब प्लानिंग कहते हैं कि प्लानिंग के तहत हो रहा है। ऐसे ही आप समझो कि एक तरफ ये यूपी वाला के लिए अप्रैल 2022 में हरियाणा सरकार कानून बदल देती है और उसके बाद जून में इसको बाहर ले आती है। दूसरी तरफ क्या होता है, जून के अंदर दुबई से एक लोअर मिडिल क्लास लड़का जो एक सिंपल वहाँ ट्रक रिपेयर करता है या ट्रक चलाता है, जिसकी पंजाब में अपने घर में या अपनी कम्युनिटी में कोई हैसियत नहीं है, जो एक सिंपल आम यूथ की तरह, यंगस्टर की तरह है, अचानक से उसके अंदर एक भूत सवार होता है और ये क्या होता है जी, मैं तो भैया भिंडरा वाला जैसा बनूंगा। अचानक से वो इंडिया आ जाता है और अचानक से उसको बड़े बड़े गनमैन भी मिल जाते हैं। जो आदमी को 2 वक्त की रोटी कमाने गए इतना मतलब नहीं था, वो देश छोड़ के चला गया, दूसरे देश में जाके ट्रक चला रहा है, खुद के देश में उतना कुछ की प्रॉपर्टी नहीं है। उस बंदे को अचानक से 40-40 लाख की गाड़ियां भी मिल गई, इतने सारे हथियारबंद, लाइसेंस हथियारबंद गनमैन भी मिल गए। अचानक से उसको मतलब पंजाब के बड़े बड़े गुरुद्वारों में प्रोग्राम करने की परमिशन भी मिल गई। ये सब कुछ हो गया। अब कल हमने एक पोस्ट डाला था भाई, जगजीत वर्सेस मलूका और अमृतपाल वर्सेस जुप्पी। इसका मतलब क्या है? असल में 2007 में जब डेरा सिख दंगा कराया गया तब सबको, मैंने कई बार आपको बताया भी, जगजीत सिंह था एक तरफ और एक तरफ दूसरी पार्टी का मलूका नाम का कोई लीडर था। इन दोनों ने मिलके मतलब उधर से किराए के बंदे ले लिए जिनको सिख कह दिया गया और इधर से संगत के 400-500 बंदों को आपस में लड़वाया प्लानिंग करके, और बाद में इस लड़ाई को तरीके से पोशाक मामले को उलझा के, पोस्टर छपवा के, रोड़ा पा के, अकाल तख्त को बीच में लेके ये रोड़ा बढ़ा दिया और इसका मुद्दा कुछ और ही बना दिया। उसी पैटर्न पे अब ये दोबारा काम प्लान हुआ, लेकिन अब ये एडवांस तरीके से हुआ। अब जगजीत की जगह तो ले ली यूपी वाले ने, क्योंकि क्या है कि डेरे के अंदर पिताजी के ऑर्डर के बिना किसी के स्टेटमेंट की वैल्यू नहीं थी। इसलिए 2007 के दंगों की सारी प्लानिंग हम आपको पहले ही बता चुके थे, तो कोई प्लान नया चाहिए था इनको, इसलिए यूपी वाले को लेकर आया गया। दूसरी तरफ से अमृतपाल का अचानक से पंजाब में आना हुआ, एकदम से ये दुबई से कोई आता है, हाईलाइट होता है, अचानक से मीडिया में बहुत चर्चे में आया भी आखिर ये बंदा कौन है, किसने स्पॉन्सर किया, कैसे किया। तो अचानक से हाईलाइट हो गए। इतने इसको अकाल तख्त के अंदर, बड़े बड़े आनंदपुर साहिब में, हर जगह इतने बड़े बड़े समागम कौन करवा रहा है, कौन खर्चा कर रहा है, कौन इसको बैकअप दे रहा है, कौन गनमैन अवेलेबल करा रहा है, कहाँ इसका सर्कल है, कौन से लिंक्स हैं, कुछ नहीं मालूम था। तो फिर अचानक से जिस संस्था का ये हेड बना, उस संस्था के जो गवर्निंग मेंबर्स थे उनको ही नहीं पता है भी हेड कैसे बन गया, को क्या नॉमिनेशन, सब कुछ एक मतलब डाउटफुल था। अब क्या हुआ, दोनों ने मिलकर एक ही मुद्दा उठाया। वो मुद्दा क्या था? नशे का। भाई हम तो जी पंजाब से नशा गायब करेंगे।
अब यूपी वाला तो बरनावा में बैठा था, उसको पंजाब के नशे की क्या पड़ी थी। सिरसा में नशा बहुत है, हरियाणा में बहुत नशा है, यूपी में भी नशा है, तो वहाँ के नशे की बात करता है। दिल्ली में नशा है, तो पंजाब के नशे में इंटरेस्ट था दोनों का ही। अब दोनों को स्क्रिप्ट तो एक जैसी दी गई थी, तो वो उसने अपने नशे की बात शुरू करी, पंजाब के नशा छुड़ाऊंगा जी मैं, और इसने भी नशे की, उसने कहा जी मैं अपना नाम दे के नशा छुड़ाऊंगा, इसने बोला जी मैं अमृत छका के नशा छुड़ाऊंगा। तो एक ही पैटर्न पे काम कर रहे थे। अब इधर तो समझ में आता है भी नीड थी किसकी, हनीप्रीत की, भी इसको संगत कब्जानी थी, पैसे निकालने संगत से सब कुछ था। उधर क्या नीड थी, उधर नीड है एसजीपीसी के इलेक्शन वगैरह, क्योंकि वहां पे क्या है, जो अमृत छकते हैं लोग, अमृत पीते हैं, वहां पे एक अमृत संचार, अमृत छकते कहते हैं उसे पंजाबी में, तो अमृत संचार जो प्रोग्राम चलता है कार्यक्रम, उसके जो लोग हैं वही एसजीपीसी की चुनाव में वोट डाल सकते हैं। तो उनको ऐसे लोगों की गिनती बढ़ानी थी जिससे वोट करवा के एसजीपीसी दोबारा वो अपने पास रखवा सकें। तो एसजीपीसी अकाल तख्त का इंटरेस्ट था कि अगर ऐसे अमृत पीने वाले बंदे, अमृत छकने वाले बंदे ज्यादा हो जाएंगे हमारी तरफ, तो हम इलेक्शन फिर से जीत जाएंगे। उनका ये स्वार्थ था, इसलिए अमृतपाल के जरिए अमृत संचार का सेटअप जो है वो चलने लगा। इधर उनको, क्योंकि इनको संगत को से पैसा निकालना था, एडम ब्लॉक को, इन्होंने ये चलाया। दोनों तरफ की नीड बराबर थी, और ये सबको पता है भी अकाली दल, एसजीपीसी, अकाल तख्त और डेरा, ये एक ही सिक्के के पहलू हैं। ये पीछे से एक ही हैं, आगे सामने से लड़ते हैं, पीछे से सब एक ही है। तो उसने भी नशे का प्रोपेगेंडा चलाया, यूपी वाले ने भी नशे का प्रोपेगेंडा चलाया। और क्योंकि अब पब्लिक को एक्सेप्टेंस है भी, अच्छा काम कर रहे हैं, नशा छुड़ा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली नशा कोई छोड़ भी रहा है या नहीं, ये कोई कैलकुलेशन थोड़ी करके देना है। मान लो यूपी वाला कहे जी मैं तो 50 लाख लोगों को नाम दे गया या 25 लाख लोगों को नाम दे गया। अब 25 लाख लोग कौन है, क्योंकि जब डेरे में नाम दिया जाता था तब बकायदा उनका रिकॉर्ड भी रखा जाता था, फार्म भरे जाते थे, और फिर उनके एरिया का भी पता होता था, फिर वो इवेल्युएशन भी होता था। नाम चर्चाओं की टीमें भी जाती थी कि जितने लोगों को नाम दिया गया कि वास्तव में उन्होंने नशा छोड़ा भी या नहीं छोड़ा। तो ये इवेल्युएशन नाम चर्चा की टीमों के जरिए होती थी। पर यहाँ तो ना तो फार्म भरा जाता है, ना गिनती ढंग से होती है, हवा में सब कुछ है। 15,000 लोगों को 1 लाख लोग नाम ले गए, 15,000 टोटल लोग आए, उसमें से 500 बंदा नाम लेने बैठा, उसको 1 लाख लोगों ने नाम ले लिया है। 80,000 बंदों को 1.5 करोड़ बता देते हैं, तो यहाँ कौन सा काउंटिंग करनी थी। तो ये सारी चीज पैरेलल चल रही थी। उन्होंने क्या किया, अब पंजाब में क्या अमृतपाल का कॉन्सेप्ट था भी क्रिश्चियन धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो वो उस तरफ फोकस हो गया अपना एक एजेंडा दिखाने के लिए कि सिक्खी के प्रति वो कितना डेडिकेटेड है। और इधर से यूपी वाले ने हिंदूवाद परोसना शुरू किया। क्यों? क्योंकि उसको डेरा को हिंदू की तरह दिखाना था, और उसने सिखों को सिख जो था। अब क्योंकि ज्यादातर सिखों में खालिस्तान का मसला है नहीं, लेकिन ये मसला एक प्रोपेगेंडा है, तो इसलिए क्योंकि दुनिया की निगाह में खालिस्तान एक देश विरोधी काम है, तो अमृतपाल का एजेंडा खालिस्तान के तर्ज पे दिखाया गया कि बिल्कुल भिंडरांवाला। जबकि भिंडरांवाला का पूरा जब प्रोफाइल आप पढ़ोगे तो उसका भी कोई इतना ऐसा प्रोफाइल नहीं है जैसा अमृतपाल का प्रोफाइल प्रोजेक्ट किया गया। पर धीरे धीरे क्या हुआ कि अब आप देखो जितने यूपी वाले के कंट्रोवर्सी आई, जहाँ पे सुनाम डेरे का पंगा हुआ, भी सुनाम में डेरा बनाएगा, फैसलावतपुरा में प्रोग्राम रखना है जी, ये सब जो भी ये कंट्रोवर्सी आई, इस सब में सबसे ज्यादा जो यूपी वाले के अगेंस्ट आया खुल के सबसे पहले, वो अमृतपाल आया। अब आपको लगे इतना आसान कैसा था हमारे लिए सब कुछ समझना, तो क्या है कि आपके लिए भी समझना बहुत आसान है, क्योंकि इन दोनों का बीच में कॉमन पार्टनर था, और वो कॉमन पार्टनर था न्यूज 18 पंजाब। जब आप न्यूज 18 पंजाब को गौर से देखेंगे तो ये दोनों पक्षों की न्यूज को जो प्रोजेक्ट कर रहा था मीडिया में सबसे पहले, वो कर रहा है अभी भी, वो न्यूज 18 पंजाब है जो इनको बराबर प्रोजेक्ट कर रहा है। इनकी हर छोटी छोटी हरकत को बराबर प्रोजेक्ट कर रहा है, फिर एस्टैब्लिश कर रहा है, क्योंकि न्यूज 18 सबसे बड़ा नेटवर्क है पंजाबी मीडिया का, तो इसलिए उससे सारे लोग न्यूज उठा लेते हैं और बाद में न्यूज ये एस्टैब्लिश हो जाती है। तो इसलिए सबसे आसान है कि न्यूज 18 को बहुत, क्योंकि जब भी ये चीजें एजेंडा एस्टैब्लिश करना है मीडिया बेस होता है, तो उस मीडिया बेस में न्यूज 18 का बेस दिखाई दिया, और उसमें चीजें आपको दिखाई देगा जो एंकर बोल रहा है और एंकर किस तरह से नैरेटिव सेट कर रहा है, तो आपको अंदाजा लग जाएगा भी कैसे ये चीजें दोनों पक्षों की तरफ से एस्टैब्लिश हो रही है। क्योंकि दोनों पक्षों को आपस में लड़वाना था। जो काम जगजीत मलूका ने 2007 में किया, वो काम इन्होंने अब करना था, लेकिन ये काम आप कह लो पिताजी की रहमत है, ये हो नहीं पाया। और यही वजह है यूपी वाला बोलता है कि मैं पंजाब दी हिक्कते पैर रख के जाऊंगा या पंजाब को सबक सिखा के जाऊंगा, ये सब चीज
और इस सब के लिए अचानक से जगजीत राम सिंह चेयरमैन का इस पैरोल में उतर जाना, पिछली पैरोल में ना उतरना, अचानक से यूपी वाले का 15 से 20-25 साल के लड़कों को बुला के बोलना कि कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, पंचकूला से भी ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये सब जो सेटअप चल रहा था, ये सब क्या माइंड मेकअप था, अभी लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो उसमें क्या, जैसे गुजरात में दिखता है कि एक तरफ बाबरी मस्जिद ढही तो गोधरा कांड हुआ, गोधरा कांड हुआ तो दंगे हुए। इसी तरह क्या था, अभी जब आप सिखों को ऑब्जर्व करते हो तो 3 चीज़ें उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली, उनके गुरुओं की छवि, दूसरी गुरु ग्रंथ साहब, और तीसरी उनकी जो इमारतें हैं, हिस्टोरिकल जो ऐतिहासिक जगहें हैं। तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो क्या इन्होंने गुरुओं की छवि में वो जो पोशाक वाला मामला चला के देख लिया, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करवा के देख ली, तो अब मौका था कि किसी हिस्टोरिकल चीज़ को हाथ डाला जाए। तो इसलिए अब क्योंकि इंटेलिजेंस भी इन चीज़ों को भांपती है, सब कुछ करती है, तो ये हिस्टोरिकल चीज़ें या तो सिखों की तरफ से हाथ डाली जा सकती थी या फिर किसी डेरे को टारगेट बनाया जा सकता था। मतलब एक बाबरी मस्जिद टाइप चीज़ों को ढाना, फिर उसके बाद दूसरा हादसा होना, फिर तीसरा, ये चेन प्रोसेस बन नहीं पाई जो हम ऑब्जर्व करते हैं। हालांकि हो सकता है आपको ये सारी कल्पनाएं हैं, सब चीज़ें काल्पनिक हैं और ऐसा कुछ नहीं था, ये हमारी अपनी मनगढ़ंत कल्पना है। देखो क्या घटना नहीं घटी, इसलिए अब इसको कल्पना कहा जा सकता है, लेकिन जो हालात पैदा किए गए वो सब इस तरह के ही हैं। और जो यूपी वाले, हम दोनों को पैरेलल जब आप स्टडी करेंगे, अब क्या अचानक से अमृतपाल के ऊपर एक छोटा मोटा केस कोई आ गया है और उस केस में उसको घेरना शुरू कर दिया पुलिस ने, भी ये तो वही मारपीट का, किडनैपिंग का केस है, तो वहाँ से स्क्रिप्ट बदल गई, अब तो वो आइसोलेट हो गया। अब इस सब में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इस सब में इम्पोर्टेंट आपको मोहाली के अंदर एक लगा मोर्चा भी दिखेगा। हालांकि वो मोर्चा एक अलग मसले पे है, लेकिन उस मोर्चे का इस्तेमाल करने में भी इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। वो मोर्चा क्या था, वो मोर्चा लगाया गया है कि उनके लोग जेलों में बंद हैं और उनको वो रिहा कराना चाहते हैं। हालांकि वो जो लोग जेलों में बंद हैं और वो पैरोल पे बाहर आ रहे हैं, वो उस मोर्चे से सहमत नहीं है, वो उस मोर्चे के साथ खड़ना नहीं चाहते। फिर भी ये कह सकते हैं कि एजेंडा के तौर पर चलाया गया, लेकिन उस मोर्चे के अंदर ये, उसी मोर्चे में बैठ के लोगों ने ये स्टेटमेंट भी मीडिया में दिया, ये मोर्चा वास्तव में एक दिखावा है और ये दिखावा है, जबकि असल काम कुछ और होना है। इस सब के बीच बहुत सारी खबरें आई, हथियार बरामद हुए, हथियार स्मगलिंग हुए, ये सब चीज़ें अचानक से पंजाब पुलिस में अलर्ट जारी होना, बड़े स्तर पे छापेमारी होना, गैंगस्टरों का पकड़ा जाना, हथियारों का मिलना, ये सब चीज़ें क्या था, ये सब पुलिस की मुस्तैदी थी जो ये सारे काम कर रही। अब इन दोनों लड़ाई के पीछे असली मोटिव किसका था, बड़ी सरकार का। क्यों? क्योंकि 2024 में आ रहा है इलेक्शन, और इलेक्शन के अंदर जो साउथ का और ईस्ट का पूर्वी हिस्सा है या साउथ का हिस्सा है, उसमें कांग्रेस अपने आप को बैलेंस करना जानती है, लेकिन जो हिंदी भाषी एरिया है, खासतौर पे उत्तर भारत का, यहाँ पे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ये 3 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे आम आदमी पार्टी बड़ा डेंट देती है। और इस बड़े डेंट को भाजपा 24 के इलेक्शन में हैंडल कर सकती है या नहीं कर सकती, ये भी एक सिचुएशन है। तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आम आदमी पार्टी को पंजाब से हटाना जरूरी है, ताकि एक ही फ्रंट पे इलेक्शन लड़ा जा सके। और इसलिए ये भी पॉसिबिलिटी है भी सबके पीछे पंजाब की सरकार गिराने का भी की मंशा भी हो सकती है। अभी हम कहें कि उस दिशा में भी काम हो सकता है। तो इसको आप प्रैक्टिकली समझो भी, अब तो क्या कुछ हुआ नहीं है और अभी आखिरी 10 दिन बचे हैं, तो पता नहीं कोई नया कांड कर जाए, कुछ नया अनाप शनाप बोल जाए। इसलिए हम आपको बार बार बोलते हैं भी जो ये मीटिंगें होना, गुप्त मीटिंगें बंद कमरों में होना, आपके हिसाब से तो ये रूहानियत की मीटिंग है, लेकिन कानून के रिकॉर्ड में से रूहानियत की मीटिंग नहीं कहते। कानून के रिकॉर्ड में बंद कमरों में साजिशें होती हैं, मीटिंगें नहीं होती। जो संगत की सेवा वाले काम की, वहाँ साजिशें होती हैं। और फिर उस जब 25 अगस्त 2017 का कांड हुआ, तो 17 अगस्त को मीटिंग तो सेवादारों की हुई थी तेरावास में। अब हनीप्रीत ने जो बंद कमरे में मीटिंग ली, वो किसको पता थी? वो तो तब पता चली जब दंगा हो गया, और जब खुली तो उसके बाद कितने सारे जिम्मेवार उठा लिए गए। तो पता तब चलेगा आपको जब आपको उठा लिया जाएगा। तब आपको, यार हम तो परमार्थ वाली मीटिंग में गए थे, हम तो गए नहीं किसी मीटिंग में। लेकिन जैसे 25 अगस्त के बाद सबको उठाया था, वैसे उठा भी सकते हैं। अब ये तो गनीमत मानो, पिताजी की रहमत है कि अभी तक कोई ऐसा हादसा घटा नहीं या कोई घटना घटित नहीं हुई। इस सब के बीच आपको भी एक अजीत सांगवान जो ब्रह्मचारी था, उसका अचानक से मारा जाना, अशोक मसाले जो पटियाला का एक मेन जिम्मेवार था, पटियाला से सिरसा जो राकेश जड़वा का बड़ा करीबी था, उसकी अचानक से संदिग्ध मौत होना,
डेरे के एक डॉक्टर की संदिग्ध मौत होना, लेडी डॉक्टर की। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं भी? संदिग्ध का मतलब क्या होता है भी? गोलमाल कर दिया। बाकी जब इतना सारा ढांचा जब सेंट्रल लेवल पे चल रहा है तो आपको लगे भी यार एक कैदी की पैरोल है और उस पैरोल में यूनियन होम मिनिस्टर आके मीडिया में सफाई देगा, नेशनल मीडिया पे बैठ के। क्यों इतना बड़ा पैरोल, क्या ड्रामा हो गया? और मीडिया अचानक से सारी चीजें क्यों एस्टैब्लिश कर रहा है, क्यों कवर कर रहा है? वो क्यों डेरा को एक वर्स्ट पोजीशन में दिखाता है, वर्स्ट फैक्टर में, और जबकि अमृतपाल को उग्र में दिखाता है? क्योंकि असल में दंगा तो इधर से उकसाना था। तो इसका अल्टीमेट टारगेट क्या है? इसका अल्टीमेट टारगेट ये भी है भी जो काम 25 अगस्त को संगत से करवाने की प्लानिंग एडम ब्लॉक ने की, वही काम सिखों से करवाने के लिए एसजीपीसी अकाल तख्त प्लान कर रहा है। क्या ये मान लें? और जब ये चीज है तो इसका मतलब जो सिख लीडर हैं जो अदर देन अकाल तख्त और एसजीपीसी चलते हैं, क्या उनको दबोच के सिखों को परमानेंट काबू भाजपा करना चाह रही है? तो इसको हमने ओवरऑल स्टडी किया तो हमने पाया कि अगर इसको पूरे कॉन्सेप्ट को समझें भी आखिर इस सबके पीछे ओवरऑल, क्योंकि जब इतना बड़ा प्रोसेस चल रहा है और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट आता है हिंदू राष्ट्र, और जब हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है तो उसमें सिख एक अड़चन है, क्योंकि सिखों में है गुरु प्रथा, और गुरु प्रथा के चलते बहुत सारे ऐसे हिंदू भी हैं जो गुरुद्वारों में जाना पसंद करते हैं, जो गुरुद्वारों में जाते भी हैं। क्योंकि गुरु नानक देव से गुरु तेग बहादुर जी तक हिंदू मुसलमान ही रहे, सिख तो 10वें गुरु के बाद आए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं हिंदू जो गुरुद्वारों में भी जाते हैं, जो मंदिर मस्जिदों या देवी देवताओं में भरोसा नहीं रखते या विश्वास आस्था नहीं रखते। तो असल में ये कॉन्सेप्ट जब हिंदू राष्ट्र का चलता है तो उसमें गुरु प्रथा जो है सिखों में या डेरे में या राधा स्वामी में, ये गुरु प्रथा जो है ये इनको मंदिरों में देवी देवताओं में जाने से रोकती है। इसलिए एक तरफ तो मुसलमानों वाला एजेंडा चलता है और एक तरफ ये गुरु प्रथा को खत्म करने का एजेंडा चलता है। और उस एजेंडा में डेरा को पैसिव कर दिया गया बहुत पहले ही, लेकिन सिखों को पैसिव करना जरूरी है। तो ओवरऑल जो हिंदू राष्ट्र के एजेंडा में भी सिखों को दबाना जरूरी है, उसके लिए इनको उकसा के इनको आतंकवादी घोषित करना भी जरूरी है, क्योंकि और कोई तरीके से इनको दबाया कैसे जाएगा। लेकिन इनसे कोई वारदात करवाना भी जरूरी है धार्मिक स्तर पे। इसलिए मोर्चे का लगना, ये सब इकट्ठा होना, ये सब प्रोजेक्शन होना, और उस सब के बीच जिनके लिए मोर्चा लगा उनका इस मोर्चे, वो खुद इस मोर्चे से अपने आप को अलग करने लगे हैं। तो ये सारा जो बिल्डअप है ये सब पॉलिटिकल है, और अगर साजिशें समझ आ जाएं तो फिर वो साजिशें गठित हो ही क्यों। तो बेटर ये है कि आप इसको बारीकी से समझें भी ये क्या चीज़ है, कैसे चलती है, और क्यों ये फर्जीवाड़ा आईटी विंग के जरिए सब चलाया जा रहा है। जैसे ही हमने कल वीडियो डाला वैसे ही अचानक से आईटी विंग को मैसेज लगता है, अचानक से आईटी विंग को सुबह 7 बजे अबरनामा पेश होने का आदेश भी मिल जाता है। फिर उनकी स्पेशल मीटिंग भी होती है, और मीटिंग में स्पेशल उनको ये साबित करने की कोशिश की जाती है भी सब ये फर्जीवाड़ा नहीं है। और क्योंकि वो लोग 15 साल की उम्र से 20 साल की उम्र के बीच के लोग 22 उम्र के हैं, उनको डेरे की इंटरनल पॉलिटिक्स या राजनीति की या क्राइम की भाषा की समझ नहीं है, तो उनको मालूम ही नहीं है भी उनसे क्या काम करवाया जा रहा है। वो तो सोच रहे हैं भी हम सेवा कर रहे हैं, असल में वो सेवा नहीं है, ये सब क्या है, ये एक छलावा है, यह एक पाप कमाया जा रहा है एक तरह से। और अनजाने में कहो या बेवकूफ़ बन के या ना समझी में भी जो बच्चे हैं आपके जो आईटी विंग में लगे हैं वो क्या कर रहे हैं, ये उलझा रहे हैं सिस्टम को, और ये एक ना एक दिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक तरह का अपराध भी कर रहे हैं। पाप तो कर ही रहे हैं, अपराध भी कर रहे हैं। और ये जब खुलेगा तब मतलब किस रूप में आपके बच्चों को पकड़ेगा, कैसे आपको पकड़ेगा, और क्या कुछ होगा मालूम नहीं। और बाकी जो चीज़ें यूपी वाला बोलता है अपनी अपनी इसकी थ्योरीज हैं, और इन थ्योरीज को जैसे दिखाना चाहता है, बताना चाहता है, तो वो सारी थ्योरीज ये खुद जो बात नहीं मानता, वेदों की कहानी सुनाता है और खुद वेदों पे चलता नहीं है। और पहली बात क्या है कि वेद हैं कहाँ, ओरिजिनल कौन से हैं, कहाँ लिखा है, चलो बंदा बताए वेद की बात, कोई रेफरेंस तो दे भी वेद में फलानी चीज में ये लिखा है। वेद है, वेद क्या इतनी बड़ी किताबें कौन ढूंढ के पढ़ेगा, कहाँ से पढ़ेगा? आप ढूंढ के आओगे वेद के अंदर कौन सी साइंस में लिखा है कि डीएनए का सेल मजबूत हो जाता है? जबकि क्या है, जो बेसिक आपके घर में 9वीं 10वीं कक्षा का कोई छात्र छात्रा हो, बच्चा हो, उससे पूछो जिसने साइंस पढ़ी है, डीएनए के अंदर सेल नहीं होता, सेल के अंदर डीएनए होता है, ना कि डीएनए के अंदर सेल होता है। जो डीएनए है वो क्या है, अलग अलग न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, और वो सेल नहीं होते, वो एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है। अभी क्या है कि इसको पता तो कुछ है नहीं, इसको क्या ना स्क्रिप्ट लिखा के भेज देते हैं, और वो स्क्रिप्ट वहां जाके खिचड़ी बना देता है।
एक की लाइन इधर से पकड़ ला, एक की लाइन इधर से पकड़ लो, कोई मुंह सिर किसी बात का बनता ही नहीं है और ज़बरदस्ती की एक थ्योरी बना के करता है और एक ही लाइन को बार बार रिपीट करता है। चलो कुल मिला के जैसा भी है ये आपके सामने है, कोई ऐसा नहीं है कि आपके पास दिमाग नहीं है और आपको समझ नहीं आती, समझ सबको आती है। अगर 6 करोड़ लोग संगत है और भंडारे पे जो आमतौर पे 40-50 लाख संगत पहुंचती थी वो घट के जब 80,000 हो गई है तो इतना तो समझ में आ रहा है कि करीब करीब 80 से 90% जो साध संगत है उनको सच्चाई समझ में आ रही है और वो या तो न्यूट्रल होकर बैठ गए या कुछ करना नहीं चाहते या फिर वो इस छवि के साथ हजूर पिताजी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो ले दे के जो 70-80 हजार लोग हैं इनको इस्तेमाल करके बाकी पैसा खर्च के जो फर्जीवाड़ा ये जनरेट किया गया, ये सारा फर्जीवाड़ा धक्के से एस्टैब्लिश करने की कोशिश है कि वाकई में हम ये 6 करोड़ की गिनती है, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये चीज़ हमने आपको आज के इस लाइव में इस कंप्यूटर के जो डिस्प्ले में सब समझाने की कोशिश की और आशा है कि आपको समझ में आए ये चीज़ और आप आगे लोगों को समझाएं। इसके साथ साथ हमने कुछ कोशिश की है कुछ लोगों ने मिलके कि जो ये सारा कॉन्सेप्ट है इसको आध्यात्मिक पहलू से देखें और बड़े राजनीतिक स्तर पे देखें या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी देखें। तो इसकी जो ये जो चलता है विचारधारा, क्योंकि हर चीज़ जो चलती है वो किसी न किसी सोच है, जो पहले सोच आएगी, मतलब मान लो मेरे अंदर एक सोच आएगी कि मैंने कोई काम करना है, फिर मैं उसकी प्लानिंग करूंगा। तो जो ये सारा कुछ हो रहा है इसकी सोच सिर्फ नेशनल लेवल पे भी नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे भी है। तो उसकी कोशिश है, हमने अलग अलग जगह से कुछ लोगों ने मिलकर हिस्ट्री को इकट्ठा किया है, असेंबल किया है और आपको डिटेल में वो स्टोरी प्रस्तुत कर भी रहे हैं। तो डेरा सच्चा सौदा आइडियोलॉजी के नाम से एक पेज है, हमने कल भी लिखा था और उसके पोस्ट हम शेयर भी करते हैं इस पे। तो उस पे हम वो हिस्टोरिकल चीज़ें कलेक्ट करके कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं अभी, ताकि आपको अंदाज़ा लगे राजनीतिक तौर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कैसे चीज़ें प्लान हो रही हैं या हो सकती हैं या हुई हैं और आध्यात्मिक तौर पे इसके क्या मायने हैं। तो जब ये चीज़ें, क्योंकि क्या कम जानकारी है ना, लिटिल नॉलेज इज टू डेंजरस, जब कम जानकारी हो तब आपको समझ नहीं आता कौन सा व्यक्ति कोई काम क्यों कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें आपको हम डिटेल में लगभग समझाएंगे। तो करीब करीब 1990 तक की सिचुएशन हमने आपको समझाई है, वो आप देखिएगा ज़रूर और आगे से समझ आए तो समझाइएगा भी। हाँ, बाकी कोई नो सीखी है आपको अलग अलग चीज़ें बताएं तो वो अलग बात है। जितनी भी चीज़ें हम लिख रहे हैं उसकी इतिहास में भी उसका एक प्रूफ होता है, कुछ चीज़ें ग्रंथ छपे होते हैं, कोई ना कोई किताबें होती हैं, कोई ना कोई प्रचारक होते हैं, उन सब का एविडेंस हमने रखा है भी। जो चीज़ें उसमें लिखी हैं ये कैसे किसी किताब में छपी भी हैं नहीं छपी, तो ये चीज़ें आप देखेंगे, आपको बेटर एक आइडिया फ्रेम होगा। और रही बात, बहुत से लोग चिंता करते हैं कि हजूर पिताजी किस हालात में हैं, स्वस्थ हैं नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि शायद आप अभी इस स्तर पे चिंता तो आपको कर देखो जेन्युइन है भी, सतगुरु का फिक्र होना चाहिए और ये एक प्रेम का विषय है भैया, आपका प्रेम है पिताजी से, चिंता होना जेन्युइन है, जायज़ है, आपको सोचना चाहिए। लेकिन क्या है कि हमें ये विश्वास भी रखना चाहिए कि वो कोई आम आदमी नहीं है या कोई राह चलता आदमी नहीं है या कोई आम हस्ती नहीं है जो ऐसे ही किसी के बहकावे में आ जाएगी या किसी के दबाव में आ जाएगी। देखो ऐसा इतिहास में है, शारीरिक कष्ट संतों को बहुत दिए गए हैं, लेकिन आध्यात्मिक तौर पे और उनको मानसिक तौर पे कोई भी व्यक्ति ना तो झुका सका है ना कभी झुका सकेगा। और क्योंकि सच की ताकत है, और अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है पिताजी के साथ, हालांकि हमारे पास कुछ जानकारी आई थी लेकिन अभी उतनी नहीं आ रही है इस तरह की घटनाओं की, पर अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो यकीन मानिए इतिहास छुपाएगा नहीं, समय आने पर नियति सब कुछ बताएगी। और कहते हैं ना, समाज पिताजी के वचन है भी, जो सतगुरु का और उसकी संगत का मजाक बनाता है एक दिन उनका मजाक बन के रह जाता है। तो आप अंदाजा लगाए किस किस ने मजाक बनाया, अकाली दल ने कितना मजाक बनाया, कितना इस्तेमाल किया डेरे का। तो आज सारी दुनिया में बादल परिवार मजाक बन के रह गया या नहीं रह गया, अकाली दल खुद उसका अस्तित्व खतरे में आ गया, कोई उसे मुंह लगाना पसंद नहीं करता। सिख लोग ये बद्दुआएं देते हैं कि बादल परिवार को भी उनके बच्चे कल को कचरे में से कागज इकट्ठे करते फिरे। इस लेवल की बद्दुआएं जब धार्मिक लोग देने लगे तो आप अंदाजा लगाओ किस हद तक मतलब उनका मजाक उड़ रहा है और उनका मतलब जो साख है उनकी खत्म हो रही है, और कैसी उनकी इज्जत है समाज में। भाजपा को ले ले, भाजपा ने तो चलो सबसे ज़्यादा घटिया काम किया है, तो भाजपा का हालत क्या है आज? हर एक आदमी देश से लेके पूरे दुनिया तक नरेंद्र मोदी की सरकार को चोर बोल रहा है।
मतलब जो व्यक्ति अपनी मेहनत से कहने को इतना बड़ा राज्य साम्राज्य उसने बनाया, एक पार्टी में इतना बड़ा रुतबा, पूरे देश का राजा बना, और तब क्यों उसको एक चोर की उपाधि दे दी जाए, एक ठग कहना शुरू कर दिया जाए, एक झूठा व्यक्ति कहना शुरू कर दिया जाए, और ये एक दो नहीं पूरा वर्ल्ड कहने लगे। तो ये मजाक है जो बन रहा है। अभी किस तरह उसने एक आदमी को उठाने के लिए पूरे देश की जनता के मुंह से रोटी छीन ली, किसानों से दुश्मनी कर ली, भी एक आदमी को मैंने अमीर बनाना है, क्यों? क्योंकि मुझे सत्ता का सुख भोगना है, जबकि जिम्मेदारी उसने कोई नहीं संभाली और देश को बर्बादी की कगार पे ला खड़ा किया। तो उसके बाद जो सिख लीडर है SGPC अकाल तख्त, जिन्होंने बेवकूफ़ियाँ करके मूर्खताओं में भी, हाजी उनको कुछ पता तो था नहीं, बस बादल के इशारों के ऊपर जी पिताजी को जी बहिष्कार किया जाता है सिख धर्म से, भी क्या धर्म बोलता है जोड़ो, इन्होंने बोला तोड़ो, निकालो धर्म से बाहर। मतलब क्या है, जो धर्म की बेसिक सिद्धांत को नहीं सीख पाए वो धर्म के लीडर बने बैठे हैं। तो आज उनका मजाक उड़ रहा है। अकाल तख्त की कौन मानता है? कोई नहीं मानता। SGPC को लोग गालियां देते हैं कि जातिवाद बढ़ा रखा है, अभी छोटी जात के लोगों को गुरुद्वारे में घुसने नहीं देना, वो ग्रंथ नहीं पढ़ सकते। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, सबका मजाक बन रहा है। और उस सब के बाद आप सोचो भी जो एक लॉबी काम करती थी सिखों में जो डेरे के खिलाफ, आज क्या है, आज वो ढूंढ रहे हैं अभी कोई उनको जेन्युइन लीडर मिले, कोई समझदार बंदा मिले जो उनको लीड करे। लेकिन क्या सारे ठग हैं जितने भी लीडर हैं, चाहे वो दादूवाल जैसे बंदे हों, चाहे वो अमृतपाल जैसे हों, चाहे वो बादल जैसे हों, चाहे SGPC, चाहे अकाल तख्त, लीडर ही नहीं मिल रहा। उनके अपने जिन लीडरों को वो ढूंढ रहे हैं कि जेल से बाहर आए, वही लीडर उनके साथ खड़ा होना नहीं चाहते। तो क्या है ये, वो कह रहा अभी संतों का मजाक बनाया, उसकी संगत का मजाक बनाया, खुद का मजाक बन के रह गया। और दूसरी तरफ आप एडम ब्लॉक की तरफ, आज एक टाइम था जब प्रबंधकों को छोड़ो, ब्लॉक के जिम्मेवारों को भी लोग हाथ जोड़ के पूछते थे, बड़ी रिस्पेक्ट देते थे। 45 मेंबरों को भी बहुत, अगर किसी के घर 45 मेंबर आ जाए तो यूं लगता था भी जैसे गुरुजी ने कोई एक तरह से गुरुजी चरण टिका गए, अपना संदेश भेज गए। लेकिन आज क्या है, आज ये छोड़ो, हनीप्रीत जैसों को लोग मुंह पे हनीप्रीत जैसी के थूकना पसंद नहीं करते। जो लोग एक सेवादार को भी पिताजी के बराबर सम्मान दे देते थे, वो आज हनीप्रीत जो पिताजी के सबसे करीब दिखाई देती थी, उसके मुंह पे थूकना पसंद नहीं करते। तो और क्या, संतों के वचन ऐसे ही थोड़े ही होते। तो अभी तो जब इतना सब कुछ हुआ है तो आगे वचन तो और भी बहुत कुछ हुए हैं। अभी तो इसी स्टेज पे आया, अभी ये बौखलाने लगे हैं। आप धीरे धीरे देखते जाओ, ये तो दीवारों में सिर पटकना भी शुरू कर देंगे एक दिन में। तो कोई नहीं, ज़्यादा दूर नहीं है, आते रहेगी चीज़ें, सब कुछ आपके सामने ही आएगा। तो फिक्र मत करो। इधर से आप लास्ट में आपको बताया, पहले भी बताया कि जेल से सुनील सांगवान का ट्रांसफ़र होना और उसके बाद उसके साथ साथ अमृतपाल का लोकल मुकदमों में घिरना। मेरी तो सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने ये स्क्रिप्ट बनाई है, कि भाई सबकी स्क्रिप्ट बदल रहे हो, इस यूपी वाले की भी स्क्रिप्ट बदल दो। बेचारे ने DNA वेदों की जो खिचड़ी बना के दिमाग की दही कर रखी है, भी वो थोड़ी ठीक हो जाए, दिमाग लोगों का शांत हो, और मतलब ऐसा ना हो भी किसी को पीटना शुरू कर दें। तो इसकी स्क्रिप्ट भी थोड़ी बदल दो भी। बाकियों की बदल दी है तो बेचारा ये वैसे ही लटका हुआ है एक ही स्क्रिप्ट को बार बार, और जनसंख्या विस्फोट करने में लगा हुआ है, भी पता नहीं कौन सा बम फटेगा। और संगत को दिमाग बताना शुरू कर दिया, और खुद को बड़ा दिमाग खुद को बड़ा दिमाग बता रहा है, और ऐसे मुंह खोलता है जी, नाम वाले निकल गए जी, हिल डुल गए, लो जी लोगों से पैसा लूटने निकल गए। तो वैसे एग्जाम्पल तो बड़ा सही देता है अपने चेलों को लेके। पर क्या है कि ये सारी चीज़ें हंसने की भी है, अफसोस की भी है। अभी हंसी आती है अभी यार, अभी क्या प्लानिंग कर रहे हो जो किसी को सबको समझ में आ रही है, और हंसी इसलिए यार, दुख इसलिए होता है अभी हजूर पिताजी का चेहरा इस्तेमाल कर रहे हो। अगर इतना ही किसी के पास हुनर है, सब कुछ है, तो सामने से आओ ना। तो ये कोई तरीका थोड़ा ही है, बंद कमरे में 100 गार्ड्स लगा के छुप के बैठ गया। बात करने से भी जिसको डर लगे, सामने से खड़े होने में भी जो अपने ही शिष्यों के सामने खड़े होने से कांपने लगे, बीच में पेशाब करने लगे, ऐसे व्यक्ति को गुरु मान लें। गुरु छोड़ो, ऐसे व्यक्ति को घर का नौकर ना रखे। तो लेकिन क्या है कि जिन्होंने माना है वो, उनको भगवान उनका भला करे, भी उनको सद्बुद्धि दे। तो खैर हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं भी सच्चाई जल्दी सामने आए। तो हजूर पिता के चरणों में प्रार्थना करते हैं, आप नारा लगाएं सब मिलकर, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो आखिर में अरदास बोलेंगे, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे लाज है अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए। तो ऐसी रहमत बख्श, वह सबको सुमति दे।
किस तरह से देनी है यह तू सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और एक बात और रह गई थी, जैसे अरदास से याद आया, भी अरदास एक एडम ब्लॉक वालों ने भी लगाई थी और एक अकाली दल वालों ने भी लगाई थी, भी जिन्होंने बेअदबी करी है उनका कख ना रहे। तो क्या उनकी अरदास लगता है भगवान ने सुन ली और धीरे धीरे इनका कख नहीं रह रहा और एक एक चीज़ करके सब खत्म हो रही है। तो खैर उम्मीद रखें, उम्मीद जिंदा रखें, हौसला रखें। संत आज तक कभी हारा ही नहीं है कोई भी सच्चा संत। तो ये सवाल पैदा ही नहीं है कि उसका सच्चा संत छोड़िए, एक गुरु का सच्चा शिष्य कभी नहीं हारता, वो सच्चा संत तो कैसे हार जाएगा जिसका हाथ ईश्वर से जुड़ा है। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, नानक साध प्रभ भेद ना पाई। सच्चे संत में और ईश्वर में कोई भेद ही नहीं होता, वो एक ही होते हैं। तो भगवान से कौन भला जीत लेगा। तो खैर इजाजत दीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आस।